सो डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का एपिसोड 11 शुरू होता है। तो जैसा कि हमें पता है, कुछ एलियंस की साजिश की वजह से तीनों किंगडम के बीच एक वॉर शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही उन एलियंस का खुलासा होता है, वैसे ही ये पूरा वॉर रुक जाता है, जबकि वो एलियंस बच निकलने में कामयाब होते हैं। पर तीनों किंगडम उन एलियंस को हराने के लिए अब एक साथ आ चुके हैं। वहीं एल किंगडम में कॉन्स्टाइन, लोइस लेन और हार्ली क्विन उन एलियंस और कॉन्स्टाइन की भविष्यवाणी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टाइन की भविष्यवाणी झूठी साबित हो चुकी है। लेकिन कॉन्स्टाइन हार्ली से कहता है कि भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, बस हम भविष्यवाणी को समझ नहीं पाए। खैर, ये सभी बातों को छोड़कर ये तीनों उन एलियंस को हराने के लिए प्लान्स बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कालेल और ब्रूस को रूफ पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहां कालेल ब्रूस से कहता है, सो तुम मेरे भाई हो। जिस पर ब्रूस कालेल से कहता है, हाँ, हमारे फादर ने मरते समय मुझे बताया था कि हम दोनों भाई हैं। कालेल, मुझे माफ करना, शायद ये बहुत ज्यादा अजीब है। जिस पर कालेल उससे कहता है कि ब्रूस, मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपना भाई माना है, अब तो ये सच हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे भाई हो, और इससे ये चीज साबित होती है कि तुम्हारे पास हमारी जैसी पावर्स भी हैं। ब्रूस, क्या तुम्हारे पास हीट विजन है और क्या तुम उड़ सकते हो? जिसके जवाब में ब्रूस कालेल से कहता है, हाँ, मेरे पास हीट विजन तो है, पर मैं उड़ नहीं सकता। इसके बाद कालेल ब्रूस से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास हमारे जैसी पावर्स हैं, तो तुम्हें उन एलियंस ने चोट कैसे पहुंचा दी? जिसके जवाब में ब्रूस कालेल को बताता है कि हमें हरे कलर का एक पत्थर मिला था, जिससे मेरी सभी पावर्स खत्म हो गई थी। मैं बिल्कुल एक इंसान जैसा हो गया था, और शायद वो हरा पत्थर हमें जान से भी मार सकता है। और उस हरे पत्थर से ही उस एलियन ने लगभग मुझे मार ही दिया था। और हाँ, आसमान से एक हरे कलर का मीटियोर भी गिरा था, शायद वो मीटियोर उन एलियंस के पास हो सकता है। खैर, यहाँ पर ब्रूस उस ग्रीन क्रिप्टोनाइट की बात कर रहा होता है, जो आसमान से गिरा था, जिससे किसी क्रिप्टोनियन को आराम से मारा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम पहुंचते हैं एलियन प्रोटेक्स के अड्डे पर, जहां पर हम बड़े से क्रिप्टोनाइट की एक चट्टान को देखते हैं, जिससे प्रोटेक्स और बाकी सभी एलियंस अपनी हीट विजन की मदद से हथियार बना रहे होते हैं। जिसके बाद प्रोटेक्स एक क्रिप्टोनाइट से बनी तलवार को उठाता है, जिससे किसी भी क्रिप्टोनियन को आराम से मारा जा सकता है। जिस पर प्रोटेक्स अपने सभी साथियों से कहता है कि अब हम इस हथियार से क्रिप्टोनियंस को आराम से मार सकते हैं। इसके बाद प्रोटेक्स को पता चलता है कि मार्शियन मैनहंटर क्रिप्टोनियंस के साथ काम कर रहा है, जिससे प्रोटेक्स समझ जाता है कि मार्शियन मैनहंटर ने उनके सभी सीक्रेट्स को क्रिप्टोनियंस को बता दिया होगा, और ऐसा ना हो इससे पहले ही मार्शियन मैनहंटर को खत्म करना होगा। जिसके बाद प्रोटेक्स मार्शियन मैनहंटर को खत्म करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्शियन मैनहंटर को किंगडम ऑफ एल की काल कोठरी में बंद कर रखा होता है, और वो यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए उसे लासो ऑफ ट्रूथ के जरिए बांध रखा होता है। तभी यहाँ पर प्रोटेक्स पहुँच जाता है, और वो मार्शियन मैनहंटर से हंसते हुए कहता है, देखो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ क्या किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तुम्हारे पास इतना दिमाग होने के बाद भी तुम्हारी ये हालत है। जिस पर मार्शियन मैनहंटर प्रोटेक्स से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अभी भी वैसे की वैसे ही हो। जिस पर प्रोटेक्स मार्शियन मैन से कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ इस दुनिया में हमने बहुत मजे किए, तबाही फैलाई, और तो और हमारे बारे में एक भविष्यवाणी भी हुई थी। हमें मॉन्स्टर और मिथोलॉजी समझा गया। हम यहाँ पर लीजेंड हैं, जॉन। लेकिन इस पूरे टाइम तुम इन लोगों के बीच उनके जैसे बनकर छुपे रहे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये कैसा होगा। जिस पर मार्शियन मैनहंटर उससे कहता है कि इमेजिनेशन, वो तुम्हारा काम नहीं है प्रोटेक्स। खैर, ये सुनने के बाद प्रोटेक्स समझ जाता है कि मार्शियन मैन को अपने साइड करना आसान नहीं है। मार्शियन मैन उसके बातों में नहीं आएगा, वो किंगडम ऑफ एल का ही साथ देगा। सो इसीलिए प्रोटेक्स उससे कहता है कि मुझे लगा था जॉन, तुम हमारे काम आ सकते हो, लेकिन अब नहीं, लेकिन अब तुम्हें मरना ही होगा। बाय बाय जॉन। इसके बाद प्रोटेक्स अपनी ग्रीन लैंटर्न की रिंग की मदद से वो उसका गला दबाकर मारने लगता है। लेकिन तभी मार्शियन मैन प्रोटेक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं अभी भी सोच सकता हूँ, और मेरे ख्याल अब तक बाहर पहुँच चुके होंगे। सो जैसा कि हमें पता है कि मार्शियन मैन के पास टेलीपैथी की पावर्स है, इसकी वजह से मार्शियन मैन बाहर से मदद बुला लेता है। जिसके बाद यहाँ कालेल और ब्रूस दीवार फोड़ते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और प्रोटेक्स उन्हें देखकर सीधा उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन ब्रूस को प्रोटेक्स की कमजोरियों के बारे में पता होता है कि प्रोटेक्स को फायर के द्वारा मारा जा सकता है, इसीलिए ब्रूस अपनी हीट विजन से उस पर अटैक कर देता है, और प्रोटेक्स बुरी तरह से जलने लगता है। जिसके बाद प्रोटेक्स को जान बचाने के लिए यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है,
और इसी तरह से मार्शियन मैन की जान बच जाती है। जिसके बाद मार्शियन मैन काल-एल को बताता है कि वो एलियन प्रोटेक्स वापस जरूर आएगा, इसीलिए हमें अपने डिफेंसेस को सेटअप करना चाहिए। इसके बाद किंगडम ऑफ एल अपने डिफेंसेस के लिए किंगडम के चारों ओर फायर लाइट्स लगा देते हैं और सोल्जर्स को मसाल पकड़ा देते हैं जिसमें फायर और फ्लेम्स जल रही होती है। वहीं पॉइजन एबी भी अपनी पावर्स की मदद से कांटेदार डिफेंसेस को तैयार कर देती है। इसी प्रकार वंडर वुमन भी कुछ फायर वाले ट्रैप्स को तैयार कर देती है। यहाँ मार्शियन मैन किंगडम के चारों ओर लगी फ्लेम्स और फायर को देखकर कहता है कि ये फायर और फ्लेम्स हमेशा नहीं जलती रहेंगी, हमें उनके अटैक के लिए रेडी रहना चाहिए। खैर इसके बाद काल-एल मार्शियन मैन को लासो ऑफ ट्रूथ से आजाद कर देता है क्योंकि काल-एल और क्वीन लारा उस पर भरोसा करने लगे हैं, इसीलिए वो लासो ऑफ ट्रूथ से मार्शियन मैन को आजाद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ एल रियलाइज करता है कि वो लोग कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी के बाद से उन्होंने मेटा ह्यूमंस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनको बिना क्राइम के जेल में बंद किया था, लेकिन वो भविष्यवाणी उन सेफ शिफ्टर के लिए होती है। सो मेटा ह्यूमंस को जेल में नहीं रखना चाहिए, वो लोग हमारे किंगडम के लिए खतरा नहीं है। जिसके बाद काल-एल उन सभी मेटा ह्यूमंस को छोड़ने के लिए कैद खाने में जाने लगता है जिन्होंने किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया था। काल-एल सबसे पहले ग्रीन एरो को कैद खाने से बाहर निकालने लगता है तो ग्रीन एरो काल-एल से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा था, तो अब तुम मुझे आजाद क्यों कर रहे हो। जिस पर काल-एल ग्रीन एरो से कहता है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा गलतियां की हैं, एक भविष्यवाणी के चलते हमने तुम्हारे जैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन अब हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुमने मेरे फादर को मार दिया, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो सिर्फ मॉन्स्टर से दुनिया को बचाना चाहते थे और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस दुनिया को बचाओ। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि तुम सच में मॉन्स्टर नहीं हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। खैर यहाँ पर काल-एल कैदियों को आजाद कर ही रहा होता है, लेकिन अमांडा वालर बैटमैन का नाम लगाते हुए क्वीन से कहती है, माय क्वीन, दी बैटमैन कैदियों को कैद खाने से आजाद कर रहा है, क्या आप कुछ नहीं करोगी। जिस पर क्वीन बैटमैन की साइड लेते हुए कहती है, जोरेल और मैंने इस पर बात की थी, सो मुझे लगता है ब्रूस और मेरे बच्चे मानते हैं कि किसी को भी बिना क्राइम के जेल में नहीं डालना चाहिए, इससे किंगडम की इमोरलिटी दिखाई देती है। सो ये सुनने के बाद अमांडा वालर काफी चिड़ी हुई रहती है और ऐसा लगता है कि वो शायद क्रिप्टोनियन से अंदर ही अंदर नफरत करती है। सो इसीलिए अमांडा वालर क्वीन से कहती है कि पहले हमने अपने दुश्मनों से दोस्ती कर ली और अब आप इन कैदियों को आजाद कर रही हो। क्या आप जानती हो मेरे कितने सोल्जर्स मारे गए उनके द्वारा जिनसे आपने दोस्ती कर ली। जिस पर हार्ली क्वीन अमांडा से कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि हम अमेज़न किंगडम ऑफ स्टॉर्म से लड़ पड़े, लेकिन उसके बाद क्या। जनरल वॉलर, तुम्हारे तरीके से शांति लाने का तो नहीं पता, तबाही जरूर आ जाएगी। जिसके बाद क्वीन लारा अमांडा वालर से कह देती है कि मैंने कई सिटीज को मरते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, मैंने अपने घर को खो दिया और अब मैं इस दुनिया को नहीं खो सकती। वो एलियन हमें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, सो हमें सबको मिलकर साथ में आना ही पड़ेगा। जिसमें अमांडा वालर कहती है, माय क्वीन, मुझे लगता है आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। पास खड़ी हुई हार्ली क्वीन अमांडा वालर के मजे लेते हुए कहती है, जनरल वॉलर, आपने सुना नहीं, क्वीन ने अब फैसला कर लिया है, तो क्वीन ने जैसा फैसला किया है तो तुम वैसा ही करो। जिसके बाद हम अमांडा वालर को क्वीन के ऑर्डर सुनने के बाद हम उसे निराश हालत में देख सकते हैं और उसके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन लारा अपने दोनों बच्चों को चोरी छुपे एक सुनसान जगह पर ले जा रही होती है, इसीलिए जाला जोरेल उनसे पूछती है कि मदर, हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर क्वीन लारा उससे कहती है, जाला शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज दिखाने वाली हूँ। इसके बाद ये लोग एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां क्वीन लारा उन दोनों को जमीन में छुपा हुआ एक रॉकेट दिखाती है। यहाँ काल-एल उनसे पूछता है कि मॉम, आखिर ये चीज है क्या। जिस पर क्वीन लारा उनसे कहती है कि ये वही शिप है जिससे हम इस अर्थ पर आए थे और ये वही क्रिस्टल है जिसमें हमारे प्लेनेट की नॉलेज भरी हुई है। इसकी मदद से हम अपने प्लान्स बना सकते हैं और उन एलियंस को हरा सकते हैं। जिसके कुछ देर के बाद ये तीनों बैट गेम में किसी तरह का मिस्टीरियस वेपन बनाने लगते हैं, एक ऐसा वेपन जिससे उन सभी एलियंस को आराम से हराया जा सकता है। वेपन बनने के बाद काल-एल उनसे पूछता है कि मदर, ये किस तरह का वेपन है। जिस पर क्वीन लारा बताती है कि ये कोई वेपन नहीं है, इसके द्वारा हम एक जेल का रास्ता खोल सकते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है और इसके जरिए हम उन्हें फैंटम जोन में भेज सकते हैं।
खैर फैंटम जोन के बारे में आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि फैंटम जोन एक ऐसी जेल या प्रिजन है जिसे क्रिप्टोनियंस कैदियों को बंद करने के लिए यूज करते थे। फैंटम जोन क्रिप्टॉन से काफी दूर स्पेस में घूमता रहता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। फैंटम जोन को हमने मैन ऑफ स्टील में भी देखा था जिसमें जनरल जोड को कैद किया गया था। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एलियन प्रोटेक्स के अड्डे पर, जहाँ उसने क्रिप्टोनाइट से काफी सारे हथियार बना लिए होते हैं। तभी यहाँ पर जनरल अमांडा वालर पहुँचती है और वो प्रोटेक्स से कहती है कि तुमने हमारी डील को तोड़ दिया सेफ शिफ्टर, अब मैं तुम्हें मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जिस पर एक एलियन अमांडा वालर से कहता है तुम हमारे सुपीरियर से ऐसे बात नहीं कर सकती। जिस पे अमांडा वालर उससे कहती है तू अपनी औकात में रह ले, वैसे भी तेरी स्पीसीज खत्म होने वाली है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कल के दिन हमसे वॉर लड़ने मत आना, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। जिसे सुनकर वो एलियन सीधा अमांडा वालर पर अटैक कर देता है, लेकिन अमांडा वालर के ऊपर किसी तरह का मैजिक स्पेल होता है जिसकी वजह से वो एलियन हेलफायर में जलने लगता है। जिसे देखकर प्रोटेक्स अमांडा से कहता है इसे रोको। जिस पर अमांडा उससे कहती है कि मैंने एक डीमन से डील की थी और स्पेल ऑफ प्रोटेक्शन ट्रिगर हो चुकी है, मैं इसे अब नहीं रोक सकती। जिसके बाद वो एलियन वहीं पर जलकर राख हो जाता है। यहाँ प्रोटेक्स काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन अमांडा वालर उससे कहती है कि हम दोनों ने मिलकर एक डील करी थी प्रोटेक्स, मैं एक नई ओपनिंग क्रिएट करूंगी, तब तक रुके रहना। और हाँ, हम कामयाब होंगे, अगर तुम मेरे रास्ते को फॉलो करोगे हम जरूर जीतेंगे। खैर यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का पार्ट 11 एंड हो जाता है। खैर अब मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट 12 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।